हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने पिछली वीडियो में टॉपिक जो कवर किया था दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज विच इंक्लूड्स द मेन टॉपिक दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई. So in this video we discuss about the further topics of periodic properties, that is electron affinity and electronegativity of an atom in periodic table. So let's get started. Basically first जो topic है that is electron affinity. Electron affinity is the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. अब इसमें हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जा रहा है और उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में इसके जस्ट अपोजिट था, उसमें क्या हो रहा था कि किसी भी एक गैसियस एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे, तो उस रिमूवल के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको बोला गया है आयोनाइजेशन एनर्जी. ऑन द अदर हैंड जब किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाता है तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. Unit of electron affinity is kilojoule per mole, and there are so many factors which affect the electron affinity. The first factor is nuclear charge. अब न्यूक्लियर चार्ज हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर चार्ज हम बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम उसको क्या नाम दिया, हमने उसको न्यूक्लियर चार्ज. तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, या किसी भी एटम को हम ऐड करवा रहे हैं तो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रिक्वायर्ड ज़्यादा है. तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. द सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ एन एटम. अब साइज पे कैसे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. साइज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो सीधी सी बात है कि साइज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है. ऑन दी अदर हैंड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में जो रिलेशन है दैट इज ऑफ इनवर्स रिलेशन. ठीक है. थर्ड फैक्टर क्या है हमारे पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन या एटम में अगर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी. क्यों? क्योंकि जब भी कोई हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कोई भी एटम है या ऑर्बिटल है तो वो ऑलरेडी स्टेबल है. जब वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो अपने अंदर क्यों कोई फालतू का इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन करेंगे. जब वो स्टेबल होने की वजह से तो वो बाहर से किसी भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अंदर गेन इजीली नहीं कर पाते. तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसके केस में कम होती है एज कंपेयर टू दी अदर. तो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, क्लोरीन के कंपैरिजन में छोटा होता है. जब भी किसी भी बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाता है फ्लोरीन के केस में, उसके स्मॉल साइज होने की वजह से वहां पे जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है इन केस ऑफ फ्लोरीन. जबकि क्लोरीन के केस में क्या होता है, जब साइज क्लोरीन का बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन तो बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब हम उसमें ऐड करवाएंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उस केस में क्या होगी, कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन एटम, क्योंकि वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाएगी. तो वो इजीली अडेप्ट कर पाएगा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को. जब वो अपने अंदर इजीली गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी फ्लोरीन एटम. क्लियर है इतनी बात.
सेकेंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हेलोजन की सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे क्यों होती है? क्योंकि जो हेलोजन है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NH2NP5। तो उनको स्टेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उनको बाहर से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है तो वो फटाफट उसको गेन कर लेते हैं। जैसे ही वो गेन कर लेते हैं, जितनी आसानी से वो अपने अंदर गेन कर सकते हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हेलोजन एटम से वो है कि सबसे ज़्यादा ईजिली गेन कर पाएंगे, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज मैक्सिमम। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? It is defined as the tendency of an atom to attract the shared pair of electron in a molecule toward itself. अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करवाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर है इतना? तो कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। तो फर्स्ट फैक्टर इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? किसी भी अगर एटम की जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतनी आसानी से अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम ऑल्सो इंक्रीजेस। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें दैट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें पता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तीन टाइप की जर्नल जो हम पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है हाइब्रिडाइजेशन की। तो जर्नल जो हम पढ़ते हैं दैट इज sp, sp2 एंड sp3। अब इसमें क्या होता है कि इन sp इलेक्ट्रॉनिक जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर होता है वो कितना होता है, 50%। जबकि sp2 में कितनी होती है परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज 33%। एंड sp3 में कितनी होती है परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज 25%। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द अदर वन। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, साइज ऑफ एन एटम। साइज ऑफ एटम पे क्या कैसे डिपेंड करता है? जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आने का मतलब क्या है कि साइज क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है। साइज जैसे ही इंक्रीज हो रहा है उसका, तो क्या हो रहा है, उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर उसका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसकी लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो दैट इज वाई पीरियोडिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड द लास्ट फैक्टर इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पे कैसे डिपेंडेंट होती है? जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब इसका मतलब क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब एप्लीकेशन पार्ट क्या है इसका, जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी भी दो मॉलिक्यूल्स में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम उस केस में हम बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन के थ्रू हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज टू डिटरमाइन द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज बॉन्ड एनर्जी। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज टू डिटरमाइन द परसेंटेज एस करेक्टर इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है, हमने पीछे पढ़ा कि अगर एस पी है तो उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है, 50% होता है, sp2 में 33% होता है, sp3 में कितना होता है, 25%। तो इस तरीके से हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट इज यूज टू डिटरमाइन द केमिकल बिहेवियर ऑफ अ मॉलिक्यूल। केमिकल बिहेवियर पता चल जाता है मॉलिक्यूल का क्या है। अब इसकी कुछ मतलब वेरिएशन हम पढ़ रहे हैं कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है। हमने पीछे भी पढ़ा है साइज ऑफ एटम में कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम में जब साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बात ध्यान रखना। जबकि लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होता है, वेयर एज इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है इतना? चलिए
लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट का है दैट इज पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी क्या होता है कि अब ये बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा फिजिक्स की टर्म है इसमें कुछ कुछ। जब किसी एटम को, कोई भी एटम है, हम उसको किस में रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसी भी एटम में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जनरेशन होती है उसके दौरान जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना डिस्टोर्ट हो रहा है, यानी कि खराब हो पा रहा है, यानी कि कितना वो उसके जो ओरिजिनल साइज है उससे उसकी शेप जो है वो चेंज हो पा रही है। तो उसको क्या बोला जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, पोलराइजेबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल पी अपॉन में कैपिटल ई, वेयर स्मॉल पी इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में उसका खुद का डाइपोल मोमेंट होता है और जैसे ही हम उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें कुछ डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसको बोला गया है यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एंड कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप सबको पता ही है क्या है। कुछ कुछ फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी। सेकेंड पॉइंट, जितने ज़्यादा एटम और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। सिमिलरली अब पोलराइजेबिलिटी से कुछ सिमिलर हमारे पास टर्म्स हैं, दैट इज पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी हमने पीछे पढ़ा है। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की प्रॉपर्टी। पोलराइजिंग पावर किसकी प्रॉपर्टी होती है, कैटायन की प्रॉपर्टी होती है कि वो अनायन को कितना डिस्टोर्ट कर पा रही है। समझ में आई, यानी कि कोई भी कैटायन है उसको हम एनायन के पास लेके आ रहे हैं तो उसकी वजह से एनायन के साइज में कितनी डिस्टोर्टेशन हो रही है, तो वो हम उस प्रॉपर्टी का क्या बोला गया है, पोलराइजिंग पावर। जबकि पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, अनायन की होती है, टू गेट डिस्टोर्ट, यानी कि वो अनायन खुद में कितना डिस्टोर्ट हो पा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या बोला गया, पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर है उसके मेन टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप हो चुके हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, एंड किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लेना। थैंक यू सो मच।